चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर का जो दो लेक्चर थे उसमें कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ है आप लोगों से सबसे पहले कि जी उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपको, कोई ऐसी चीज़ जो जो यानी कि सारे 100% क्लियर होना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई मोटा सा कोई एक आध पॉइंट हो जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो अभी हम कर सकते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ऐसा है कोई पॉइंट? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। बल्कि ये जो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में जो हम जेनेरिक एब्स्ट्रैक्ट लेवल, हाई लेवल के ऊपर हम जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं उसका ये तीसरा सेशन है। ये भी मेरे ख्याल में अभी मुझे 100% नहीं पता, लेकिन शायद एक सेशन या दो सेशन और चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम सूडो कोड और थोड़ा सा कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर हम आएंगे। अभी हम हाई लेवल के ऊपर ओवरऑल कंप्यूटर या कंप्यूटिंग जो है ना वो कैसे फंक्शन करती है, वो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, स्लाइड नेक्स्ट पेज में क्यों नहीं जा रहा, एक सेकंड। हाँ जी, तो हमने बिट्स बाइट्स के बारे में पढ़ा था। बिट्स क्या चीज़ होती हैं? बिट्स हमारे पास ऐसी, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, उसको हम बिट्स कहते हैं। ठीक है, अभी ये हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि हम नॉर्मली एक बिट जो है वो प्रैक्टिकली हम उसको कभी भी यूज़ नहीं करते। एक बिट को यूज़ करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल भी है, तो हम उसको ग्रुप करके एक छोटे से ग्रुप में उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम बाइट कहते हैं। तो बाइट जो है, यानी कि वो तो कोई भी एक हम साइज ले सकते थे जिसको हम बाइट कहते हैं, लेकिन 8 बिट्स जो हैं उनको हम जब मिलाते हैं तो हम उनको एक बाइट कहते हैं। ये यानी कि सारे के सारे, यूँ कह लो कि हमारा जो सारे सिस्टम है कंप्यूटर का, वो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 8 बिट्स जो होंगे हमारी क्या कहते हैं, वो एक बाइट कहलाएगी। और 8 बिट का मतलब क्या है? 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो किसी भी एक बाइट में हम 256 डिफरेंट स्टेट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक बाइट्स होती हैं। अच्छा, लेकिन एक बाइट जो है वो बहरहाल एक छोटा सा कह लें आप, है ना, साइज है मेमोरी का। ठीक है, वो भी प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो नॉर्मली जो हम किसी भी फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करना चाहें तो वो बहुत सारे बाइट्स बोल के बहुत ज़्यादा बाइट्स को मिलके बनता है। तो हम जिस तरह हम डेसिमल सिस्टम में या दूसरे किसी भी सिस्टम में उसके क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल्स को इकट्ठे करके यूज़ करते हैं, किलो में किलो, मन, क्या कहते हैं उसे, टन, वटेवर, वज़न के लिहाज से और नंबर्स के लिहाज से किलो, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह हम डेटा में भी डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं टू शो लार्जर नंबर ऑफ बाइट्स या लार्जर नंबर ऑफ डेटा। तो इसका पहला तो हमारा हो गया बाइट। सेकंड लेवल जो होता है 1024 बाइट्स टुगेदर मेक अ किलो बाइट। लिहाजा जब हम किलो बाइट कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि 1024 बाइट्स। अच्छा, अब ये 1024 क्यों है, 1000 बाइट्स क्यों नहीं है? वो उसके बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है। 1024 इसलिए है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पर चलता है, और बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 to the power 10 अगर हम देखें तो वो होता है 1024। ठीक है, तो 2 to the power 10 जो है वो किलो को डिनोट करता है। तो जो कि हमारा यानी कि जब हम 1024 बाइट्स को जब इकट्ठा करते हैं तो वो 1 किलो बाइट बनता है। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम इसको जब हम बाइनरी फॉर्म में हम लिखेंगे तो एक सेकेंड, दोनों ही मिट गए। अच्छा, वन वन के बाद जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिफर होंगे। ठीक है, ये हमारा बाइनरी बाइनरी उसमें 1 किलो बाइट को बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा बाइनरी में। लेकिन जब हम इसको डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे तो ये सिंपल
1024 होगा। इसको आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर खोलें, प्रोग्रामर कैलकुलेटर, और उसमें डेसिमल में 1024 लिखें, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो ये वाला नंबर बनेगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। और आगे एक कोर्स में जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो बाइनरी मैथमेटिक्स में भी आएगा, ये CLD में भी आएगा कि बाइनरी को डेसिमल वगैरह में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी डिटेल अभी आएगी। बहरहाल अभी हम जस्ट हाई लेवल सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो 1024 बाइट्स टुगेदर इज 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट उसी तरह जिस तरह इंग्लिश का न्यूमेरिक सिस्टम होता है, 1000, मिलियन, बिलियन, उसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है, तो 1024 किलोबाइट जो है वो उसको हम मिलियन की जगह मेगाबाइट कहते हैं, और 1024 मेगाबाइट की जगह, उसी तरह 1024 इसलिए 1000 इसलिए नहीं क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, और 1024 मेगाबाइट्स की जगह गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट टुगेदर मेक्स अ टेराबाइट। तो ये सारे नंबर्स आप आजकल तो कॉमनली सुनते भी रहते हैं। बाइट तो शायद आप अब कम ही सुने, लेकिन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हार्ड डिस्क जो होती हैं वो आजकल जो है लेटेस्ट जो है वो टेराबाइट्स में नॉर्मली आ रही हैं, लेकिन बहरहाल गीगाबाइट्स में भी अवेलेबल हैं। रैम जो है वो गीगाबाइट्स में होती हैं नॉर्मली, ऑफ कोर्स मेगाबाइट में भी हो सकती हैं। छोटी कंप्यूटिंग मशीन यानी कि फ़ोन, फ़ोन भी तो खैर आजकल छोटा नहीं है, लेकिन जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह है, उनमें जो रैम लगी होगी वो शायद कुछ मेगाबाइट्स की हो। इवन खैर वो भी गीगाबाइट की हो सकती है, लेकिन बहरहाल उस वो चांसेस हैं कि उधर मेगाबाइट के हों। एंड ऑफ कोर्स किलोबाइट में भी मेमोरी स्टिल यू कैन फाइंड। फॉर एग्जांपल आपके जो फ़ोन के सिम के अंदर जो मेमोरी होती है वो इतनी कम होती है कि वो किलोबाइट में कंप्यूट होती है। तो ये डिफरेंट स्केल्स हैं, जाहिर सी बात है, और वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। राइट साइड के पास ऊपर जो है ना वो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर बेसिकली मेमोरी की एक लॉजिकल पिक्चर है। जो आपके पास जो मेमोरी होती है किसी भी फॉर्म में, फ्लैश में, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैश में, किसी भी फॉर्म में जो मेमोरी होती है उसकी लॉजिकल शक्ल ऐसी होती है। क्या होती है कि यानी कि जस्ट क्या कहते हैं, एक उल्टा एरो मैंने बना दिया। हाँ, बल्कि मैं इसको ब्लू पकड़ लेता हूँ, ये ऊपर से नीचे है। ठीक है, लोकेशन है जिसके ऊपर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है, यानी कि ये एक लंबी सी सीधी सी, समझ लें आप, एक लिस्ट ले लें, एरे ले लें, जो मर्जी इसको आप कहें, बहुत लंबा सा स्ट्रिप है जिसमें हर लोकेशन जो है ना उस पर बहुत सारे लोकेशन है, और हर लोकेशन का एक एड्रेस है। मतलब ये कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड सो ऑन। और हर लोकेशन के ऊपर जो यूनिट जो भी है आपका, उस यूनिट के लिहाज से डेटा पड़ा हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यूनिट आपका बाइट है, जो कि नॉर्मली बाइट होता है, ठीक है, तो समझ लें हर लोकेशन के ऊपर एक बाइट का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि जी ये 10 किलो बाइट, सॉरी 10 बाइट का वो है, या यूँ कह लें 5 बाइट का कह लें, 5 अगर बाइट है तो मिसाल के तौर पर वो इतना होगा टोटल, उस मेमोरी का साइज़ इतना होगा। ठीक है, पहले वाले का नंबर यहाँ तो 23001 लिखा हुआ है, लेकिन उसका नंबर 1 2 3 4 5 6 नॉर्मली बल्कि 0 से शुरू होता है। तो लेकिन इन एनी केस ईच लोकेशन का कोई एक रेफरेंस होगा। ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रखी है जो कि पॉइंट करती है, हमने एस की टेबल देखा था, यानी कि जो पहली वैल्यू है ये बेसिकली 65 डेसिमल या 40 हेक्स बेसिकली ये वैल्यू है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कैपिटल ए को एस की टेबल में। याद है ना आप लोगों को? इसी तरह दूसरा जो है वो 20 हेक्स है, जो कि एस की टेबल में स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। तीसरा जो है वो बी है, चौथा ओ है, पांचवा वाई है। ठीक है, तो अब वाई मिसाल के तौर पर अगर सेव हुआ हुआ हो तो वो ऐसे होगा। ठीक है, और अगर हमने उसमें उस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो हमें यानी कि इस जगह पर का चल भी नहीं रहा, अच्छा सॉरी, ये हमारा एड्रेस जो है वो इस जगह का एड्रेस है। मिसाल के तौर पर इफ़ इट इज़ 23001, तो इसका मतलब है कि 23001 पर हमारी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट हो रही है अ बॉय की। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया जैसे नॉर्मली होता है, एक अगर ये हार्ड डिस्क है फ़र्ज़ किया, तो ये गीगाबाइट की, बल्कि बहुत सारे गीगाबाइट की मेमोरी होगी, तो लिहाजा जो लोकेशंस होंगी वो यहाँ पर बहुत बड़ा
रेफरेंसेस होंगे उसके, मिसाल के तौर पर, बल्कि सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एक रैम है, ठीक है, रैम है मिसाल के तौर पर 2 GB या 1 GB की रैम है, ठीक है। 1 GB की अगर हमारे पास रैम हो तो उसका मतलब क्या है कि 1024 किलो बाइट, या 1024 into 1024 ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1 मिलियन तकरीबन बनता है, 1024 into 1024। नॉर्मली हम ये जो 1024 तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन बाइनरी में होता ही ऐसे, लेकिन हम इसको नॉर्मली थाउजेंड से और मिलियन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। या हम चाहें तो किलो और मेगा भी कह सकते हैं, जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है उसकी। लेकिन जस्ट टू से जो है ना, हम इसको थाउजेंड और मिलियन कह लेते हैं। अगर जब भी हम थाउजेंड बाइनरी में कह रहे होंगे तो उसका मतलब 1024 होगा, मिलियन कह रहे होंगे तो उसका मतलब मेगा या 1024 into 1024 जो भी नंबर बनता है वो होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 GB के अंदर इसका मतलब है कि रफली 1 मिलियन लोकेशन होंगी, यही हमने कहा ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बहुत लंबी सी स्ट्रिप है जिसके अंदर नंबर 1 से शुरू होके टक 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 आखिरकार यहाँ पर 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, और आखिरकार यहाँ पर 1 मिलियन एड्रेस होगा, नंबर यानी कि। तो लिहाजा अगर हमने एक्सेस करना हो नंबर 1 मेमोरी को तो हम इस जगह पर करेंगे, नंबर 2 को करना हो इस जगह पर करेंगे, नंबर 1000 को करना हो तो समवेयर इधर करेंगे, 1 मिलियन को करना हो तो इधर करेंगे, ठीक है। तो लंबी सी एक स्ट्रिप, यानी कि ये हमारा लॉजिकल पिक्चर, जो हमारे जहन में जो पिक्चर बनना चाहिए कभी भी मेमोरी का, वो ऐसा है कि ये एक लंबी सी स्ट्रिप है जिसके अंदर मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस या एड्रेस भी उसको कहते हैं, एड्रेस है। एड्रेस जो है वो सीक्वेंशियल है, विदाउट एनी ब्रेक है, ज़ीरो से स्टार्ट होके जो भी उसका साइज़ हो -1 वहाँ तक जाता है। और उसके कंटेंट जो है वो नॉर्मली वो बाइट्स होते हैं, जो कि डिपेंड के जी उसमें कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। जैसे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है तो ये अब ये इस तरह है जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और अगर कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में होगा, या जो भी बाइनरी डेटा जिस तरह भी फॉर्म में हो सकता है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे वो होगा। लेकिन इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हमारा जो क्या कहते हैं मेमोरी लोकेशन है वो इस तरह की एक कॉन्टिन्यूस पट्टी है, ठीक है। और इस पट्टी के हर पॉइंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इनमें मेमोरी, इनमें यानी कि हमारा डेटा मौजूद होता है। आखिरी बात इस टॉपिक के ऊपर ये कि इसमें थोड़ा सा यानी कि हार्ड डिस्क जो होती हैं और रैम होती है वो, और कैश वगैरह, ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हम सिर्फ दो को सिर्फ देख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रैंडम एक्सेस कहते हैं इसलिए हैं कि उसके किसी भी लोकेशन को आप, जैसे मैंने यहाँ एरो बनाए ना दो, इस तरह आप किसी भी एक्सेस को किसी भी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसका जो भी साइज़ है, जैसे इस हम 1 GB का रैम हमने लिया, उसमें यानी कि 1 से लेके 1 मिलियन तक डिफरेंट लोकेशन होंगी। तो हम उन सारे लोकेशंस के ऊपर जो हमारा डेटा मौजूद है हम उसको रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि कभी हम कहें जी कि गेट मी बाइट नंबर 2033, फिर हम कहें गेट मी बाइट नंबर 10,044, फिर हम कहें गेट मी बाइट नंबर 1 मिलियन -1, जो भी नंबर बनता है वो लास्ट वन। वो तो रैम का जो सर्किट होता है, रैम का जो सिस्टम होता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो एक सिंगल डेटा लोकेशन को एक्सेस करके आपको डेटा दे सकता है। तो इसका इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी कंसिडर होता है। खैर उसकी और बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बहरहाल रैम को इस वजह से रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी आपका दिल चाहे आप वो प्रोग्राम के लिहाज से मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कंपेयर टू जो हमारी डिस्क होती है, ड्राइव होती है, उसमें ऐसे नहीं होता कि आप उसके अंदर जिस मर्जी को कर लें। उसमें ये होता है जी कि जिसको आप एक्सेस करेंगे उसके बाद मिसाल के तौर पर पेज साइज़ हम उसको कहते हैं, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर पेज साइज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं 4 किलोबाइट का है, तो इसका मतलब है कि जिस लोकेशन के ऊपर भी हम एक्सेस करेंगे वहाँ से आगे 4 किलोबाइट डेटा जो है ना वो रीड करके ले आएगा, ठीक है। इधर लगता है मैंने जैपनीज़ लिख दिया इधर। खैर तो उसमें हार्ड डिस्क वगैरह में पर पेज रीड होता है। वो इस वजह से वो बहुत स्लो है, और स्लो रीड होने के केस में अगर वो एक एक बाइट को रीड करना शुरू कर दे तो बिल्कुल ये बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो लिहाजा वो बल्क में रीड करने की कोशिश करते हैं ताकि टू कंपनसेट दैट दैट स्लोनेस,
ठीक है, बहरहाल ये एक जनरल सी बात थी टू टू गेट मोर पिक्चर। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यहाँ जो हमने सिर्फ ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि हमारे जो मेमोरी जब भी हम बात करते हैं या डेटा लोकेशन जब भी हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर वो एक स्ट्रिप है जिसके हर लोकेशन के ऊपर डेटा मौजूद है और हर लोकेशन का एक एड्रेस या रेफरेंस होता है जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप स्टॉप कर सकते हैं वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि मेमोरी के बारे में आज फिर हमने पहले भी हमने बात की थी, आज भी हमने उसको थोड़ा सा देखा। अब उस मेमोरी के अंदर जो बाइनरी डेटा या यूं कह लें कि जो जीरो और वन होते हैं वो होता क्या है? ठीक है, वो हमने बार बार कह रहे हैं वो डेटा 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 होता है। तो अगर डेटा होता है तो डेटा क्या होता है? और चूंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन में काफ़ी दफ़ा इंटरचेंजेबली भी यूज़ करेंगे। तो ज़रा सा एक नज़र इस चीज़ के ऊपर कीजिए, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है या उसको उसको वो डेटा कब इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ रेफरेंस मैंने दिया हुआ है different.com से, जाके उसको देखिएगा। लेकिन उसका जो क्रक्स है जो है वो यही है, जो यहाँ पर वहीं से मैंने लिया है ये। जो डेटा है वो एक रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। यानी कि मिसाल के तौर पर डेटा का मतलब क्या है, अगर यहाँ एग्जांपल दी हुई है ईच स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज़ वन पीस ऑफ डेटा। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, ठीक है, तो उनका जो टेस्ट स्कोर है, या एज है उस स्टूडेंट्स की या वट एवर टॉपिक है सब्जेक्ट है, ये सारे जो वो है क्या कहते हैं, ये सारे डेटा हैं। यानी कि टेस्ट स्कोर पे इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो टेस्ट स्कोर है वो डेटा है। लेकिन अगर उस डेटा यानी कि मिसाल अगर हमारे पास 15 स्टूडेंट है, ठीक है, उनका ही जो है ना ये टेस्ट, या क्यों कर ले 3 स्टूडेंट है, सॉरी 15 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। 3 स्टूडेंट है, ठीक है, एक के हैं जी 13 मार्क्स हैं, दूसरे के हैं 17 है और तीसरे के हैं 9। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, 13 17 और 9, 13 17 9 जो है ये हमारे पास डेटा है। क्यों? यानी कि ये एक रॉ किस्म की चीज़ है जिसके 13 17 एक नंबर है। ठीक है, हम इसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें पता लगे कि ये 13 जो है ये यूज़र अनस या ए है, 17 जो है वो यूज़र हमाद या एच है और 9 जो है वो यूज़र हादिया या चाहे जो भी हो जाएगा, लेकिन चलो एच डी लगा देते हैं। ये है, जैसे ही हम इसको पेयर करेंगे ये डेटा जो है कुछ कुछ टू सम एक्सटेंट इन्फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, यानी कि अनस के नंबर आए 13, दिस इज नाउ इन्फॉर्मेशन। हमाद के नंबर आए 17, दैट इज नाउ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा हमारा क्या था? रॉ, जो कि अनकैटेगराइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, किसी से कनेक्टेड ना हो, कॉन्टेक्स्ट के बगैर हो। लेकिन वही डेटा when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, it is called information। ठीक है, जैसे ही हमने उस नंबर्स को 13 17 9 को किसी स्टूडेंट के साथ मैच किया, उस कॉन्टेक्स्ट में आ गया वो, हमने कहा कि जी ये 13 जो है ये इस स्टूडेंट का नंबर है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह नीचे एग्जांपल दी हुई है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास और ऑफ द एंटायर स्कूल इज इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम। अच्छा, एक तो ये होता है डायरेक्ट हम कॉन्टेक्स्ट से हासिल कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट है 13 को हमने जैसे ही इससे मैच किया, क्या कहते हैं, स्टूडेंट से मैच किया, तो ये हमारा कॉन्टेक्चुअल आ गया। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये डेटा जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा दूसरा अगर हम इन तीनों का एवरेज ले लें, 13 17 30 9 39, 13 3 39 13, गुड, 13 ही एवरेज है। ठीक है, 13 एवरेज ले लें, तो ये 13 जो है, इस 13 का इस 13 से बाय द वे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एवरेज है ना। ठीक है, तो ये 13 इस डेटा सेट में मौजूद नहीं था। तो ये डेटा 13 कहाँ से आया है? ये ड्राइव किया है हमने, हमने इसमें से निकाला है, कोई एक कैलकुलेशन लगा के, कोई मिसाल के तौर पर एवरेज लगाया हमने। ठीक है, जैसे ही हमने एवरेज लगाया हमें पता लगा इस क्लास में 3 बच्चों की क्लास थी, इसमें 13 जो है ना वो एवरेज मार्क्स आए हैं सबके। तो
क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हमारी जब डेटा किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच होता है तब भी वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जब डेटा में से कोई और डेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नॉर्मली वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, पैटर्न जिसको हम कह सकते हैं, जो कि बहुत जगह यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर इस एज के लोग जो है ये काम कर रहे हैं, जैसे ही डेटा हमारे पास आएगा बहुत सारे लोगों के किसी काम का, कोई किसी ने पोलिंग इलेक्शन वोट करवाया है, ठीक है, और उसमें डेटा आया है, बहुत सारा डेटा होगा। जैसे ही हम उसमें उनके एज के साथ से एवरेजिंग करेंगे, हम कहेंगे इस एज के लोग जो है ना ये चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन बन जाएगी उस डेटा में से। तो आई होप के यानी कि यहाँ पर क्लैरिटी आई होगी कि डेटा हमारा क्या है, रॉ फॉर्म में नंबर्स को, नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे हमने कहा ना कि यहाँ नाम है, ठीक है, तो ये कोई हमारे पास वो नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर इसी तरह सॉरी ये नंबर्स थे, नंबर्स को हमने नाम के साथ अटैच किया, तो ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमेशा नंबर होगा, डेटा नाम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डेटा है कि जी अनस, हमाद और हादिया, आफरीन, सॉरी आफरीन, ठीक है, तो ये हमारे पास नाम है। ये भी है, लेकिन हमारे पास डेटा है, वी डोंट नो व्हाट इट इज, लाइक देयर आर लिस्ट ऑफ नेम। अगर हमें ये कोई कह दे कि ये जो है ना सारे चारों स्टूडेंट कंप्यूटिंग की क्लास में, ठीक है ना, कंप्यूटिंग कंप्यूटर की क्लास में, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, तो बहरहाल डेटा जो है वो नंबर, नाम, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, एक्स वाई जेड, वो कुछ भी हो सकता है जो कि अनकॉन्टेक्चुअल सेट में पड़ा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा हुआ है, रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। ऑन दी अदर हैंड जब जब हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं या उससे कुछ ड्राइव कर लेते हैं, या शायद और भी एग्जांपल्स होंगी, तो उस केस में वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। हम इसको बहुत ज़्यादा चूँकि इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ जो है ये आपके जहन में काइंड ऑफ क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब भी आप इसको देखें तो कंफ्यूज ना हो। एप्लीकेशंस एंड कोड, अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अ, हमने कहा कि जी मेमोरी में हम कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, वटेवर जो भी है वो। अच्छा सॉरी, मैंने इंफॉर्मेशन और डेटा में एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ आगे जाने से पहले। डेटा और इन्फॉर्मेशन जो हमने थोड़ा सा वो पढ़ा था ना, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे हमने कहा था कि ए और बी दो इनपुट है और उसके ऊपर एडिशन का प्रोसेस होता है, और उससे वो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ए और बी डेटा है, इवन सी भी डेटा है इवेंचुअली, लेकिन इसके ऊपर ये जो प्लस का ऑपरेशन है, ठीक है ना, ये हमारा यानी कि एक किस्म का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, कि क्या आपने करना है ए और बी के साथ। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये प्लस के बाद जो इक्वल टू है, ये समझ लो हमारा प्रोसेस है टू गेट, टू मेक डेटा, टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो कि क्या है, सी हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है ना। यानी कि सी इस कॉन्टेक्स्ट में कि इट वाज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये हमारी इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, तो कोई भी इनपुट डेटा, उसके ऊपर जब हम लॉजिक या किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है ना। तो जैसे हमारा सॉफ्टवेयर के जितने भी चीज़ें हैं उसको हम जनरली स्पीकिंग कहते भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग, डेटा के ऊपर और इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करके हम इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग इसलिए कि जी हमेशा इनपुट डेटा सिर्फ रॉ नहीं होती, इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग मजीद करके भी हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो जो हमारे जितने भी कोड है, हमारा जितना भी प्रोग्राम है जो कि हम किसी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग, मिसाल के तौर पर इवन विजुअलाइज करना, यानी कि हमारे पास जैसे मैंने कोई इस तरह की एग्जांपल कलेक्ट नहीं की, लेकिन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं ना, स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से, मुल्क के स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से, किसी ड्रामा वगैरह के स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से, या कोई भी किसी भी तरह के स्टेटिस्टिक्स जो देखते हैं,
कि जी आबादी इतनी थी और अब जो है ना वो इतनी हो गई है, इस साल इतनी थी, इस साल इतनी थी, तो हम उसको बाज़ औक़ात आपने एनिमेशंस देखी होंगी कि जी 1919 में इतनी थी, 1920 में इतनी थी, 2000 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी। ठीक है, तो वो डिफरेंट ग्राफ वगैरह बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी डेटा क्या है, 2019 में जी अब पॉपुलेशन कितनी थी एक्स, 2020 में पॉपुलेशन कितनी थी वाई, 2021 में पॉपुलेशन कितनी थी जेड। जब हम उसको किसी जगह पर किसी ग्राफ में जाके रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। इटसेल्फ भी 2019 में जो पॉपुलेशन कितनी थी एक्स जो थी, ये भी इंफॉर्मेशन है। ज़ाहिर सी 2019 इसमें डेटा है, एक्स जो है वो डेटा है, लेकिन जब वो एक कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जी एक्स वाज पॉपुलेशन इन 2019, तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इन्फॉर्मेशन को एक ही इन्फॉर्मेशन 2020 के कंसेंसस की जो इन्फॉर्मेशन और 2021 की जो भी प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, इन तीनों को इकट्ठा लिखें तो वो भी ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट इन्फॉर्मेशन होती है। और वो यानी कि जैसे हम विजुअलाइजेशन में मिसाल के तौर पर ग्राफ वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो इवेंचुअली वो ग्राफ भी क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हासिल हुआ है। तो सारे हमारे ये जो कोड एग्जीक्यूशन और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हमारा डेटा, और डेटा के साथ जो एग्जीक्यूशन है वो यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ एग्जांपल दी, प्लस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लॉजिक की ऑपरेशन हो सकते हैं, और बाकी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस, जब हम बात करते हैं क्या जी हम इनको कैसे, डेटा को हम कैसे इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करेंगे या यूँ कह लें प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग का वर्ड भी जो है ना एक है फिलोसफिकल के, जिसको डिस्कस करना, लेकिन बहरहाल इसको इतना समझ लेना, बहरहाल समझ लेना क्या है, इसको ध्यान में रखें कि जी हम किसी भी कोई भी एक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो हम उसको नॉर्मली प्रोसेसिंग ही कहते हैं। यानी कि उस डेटा को या तो प्लस करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, या तो इस तरह का करना, या फिर जस्ट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कोई भी काम करना, मिसाल के तौर पर डिस्क के अंदर फर्ज किया, जो हमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि एस की टेबल के अंदर 40 हैक्स अगर वैल्यू है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, तो ये एक प्रोसेसिंग है जिसमें डेटा हमारा सिर्फ एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम डिफरेंट लॉजिकल यूनिट करते हैं, जो कि हमने प्रोग्राम के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किए होते हैं। ये जो लॉजिकल यूनिट होते हैं, इनका जो बेसिक, यूँ कह लो कि सबसे सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, हम उसको नॉर्मली अपने किसी भी कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन कहते हैं। अब वो कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आ गए हैं, यानी कि मोबाइल से लेके वॉच, स्मार्ट वॉच से लेके आपके इवन ज्वेलरी तक, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग हो सकती है, एंड देयर इज़ नो लिमिट नाउ डेज इवन वेरिएबल कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ अभी मेन, अगर हम सिर्फ कंप्यूटर की भी बात करें, तो कंप्यूटर में हमारा ये वाला यूनिट क्या होता है, एप्लीकेशन जो कि हम देखते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो एप्लीकेशन क्या होते सकती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी एप्लीकेशन अभी हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, हम एक रीडिंग की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हम एक टेली कॉन्फ्रेंस की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, हम एक पावर पॉइंट की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो है ना वो पेंसिल है, जो कि एक अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस तरह हम काफ़ी सारी एप्लीकेशन इस वक्त भी यूज़ कर रहे हैं, किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत ज़्यादा, और किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत एक या आध एप्लीकेशन नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक एप्लीकेशन इन ऑल दीज केसेस नॉर्मली इट्स ऑलवेज देयर, और वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे हार्डवेयर को, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, वो भी एक वो एप्लीकेशन, वो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होती है वो। यानी कि अदरवाइज़ तो प्रोसेसर को तो सिर्फ ये पता है ना कि मैंने टक 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 कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन सबसे पहला सेट ऑफ कमांड जो उसको मिलता है, ये खैर और भी होते हैं जो हार्डवेयर लेवल पे होते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहला जो सेट मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले प्रोग्राम को लोड करके उसको एग्जीक्यूट करता है। इससे हम बाहर आ जाएं कि जी चलो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया,
तो फिर जो भी हम प्रोग्राम जितने भी देखते हैं ब्राउज़र वगैरह, जो मैंने एग्जांपल अभी सारी कोट की, ये सारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा से देखा था, कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी सेट ऑफ डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन क्या हो सकती है? एडिशन की एप्लीकेशन। एक ऐसा कैलकुलेटर आपने इजाद किया है मिसाल के तौर पर, जो ए और बी इनपुट लेता है और सी आउटपुट कर देता है। क्या करके? प्लस करके। ये एक एप्लीकेशन है आपकी। ठीक है, ए और बी इनपुट लेकर सी आउटपुट कर दे, ये एप्लीकेशन है। और ऑफ कोर्स दैट एप्लीकेशन कैन बी एज कम्प्लेक्स एज पावर पॉइंट, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हर तरह का हो सकता है बहरहाल। तो लेकिन लॉजिक सबकी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, यानी कि आपने कुछ डेटा को, अब ज़रूरी नहीं है हमेशा डेटा को प्रोसेस करना, हो सकता है आई डोंट नो बगैर डेटा के कोई प्रोग्राम चलता हो, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर तो एक, हाँ, अगर तो एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि जस्ट हर दफ़ा जो है ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक पिक्चर क्रिएट करता है विदाउट एनी इनपुट, तो कर सकता है विदाउट एनी, यानी कि जो भी उसके पास डेटा होगा वो उसका सेल्फ क्रिएटेड डेटा फिर भी होगा वैसे, लेकिन बहरहाल बाहर से शायद ना आए। लेकिन इन एनी केस इनपुट हो या ना हो, इनपुट डेटा हो ना हो, बल्कि हाँ मूवी हम देखते हैं उसमें इनपुट डेटा कोई नहीं होता। ठीक है, लेकिन आउटपुट डेटा होता है। तो इन एनी केस ये हमारे एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि एप्लीकेशन हमेशा हमेशा एक ही पैटर्न होता है, कि कुछ डेटा लेते हैं, वो कुछ प्रोसेस करते हैं और उसके बेस पर कुछ आउटपुट देते हैं। ठीक है, बेसिक यही है। इसको हम जोड़ते जाएंगे और एक के बाद एक चीज़ वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उसमें वो ऐड होती जाएंगे, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन बनेगी इवेंचुअली वो काफ़ी टेक्निकली यानी कि ना काफ़ी सारे काम करने वाली होगी। आगे हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन टू कोड। तो हमारा कोड वाला सेक्शन, लेट्स लेट्स स्टार्ट दैट। एक सेकंड, मुझे स्क्रीन चेंज करनी होगी। और वो स्क्रीन होगी ये वाली। लेट मी नो व्हेन यू सी द स्क्रीन। आई थिंक नो इट इज विजिबल। अच्छा, ये जैसे कि आपने देखा, ये मैंने रेफरेंस भी उधर दिया हुआ है, ये स्टैनफोर्ड की CS 101 क्लास की स्लाइडें हैं। हम इनको गो थ्रू कर लेते हैं, इंटरनेट पे मुझे मिला तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। इंट्रोडक्शन टू कोड। तो सबसे, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंप्यूटर्स की स्ट्रेंथ हैं क्या? वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। हम ऑपरेशंस जो है वो उसके आर्किटेक्चर की मदद से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कहा था कि हर हर कंप्यूटर का, हर हार्डवेयर मशीन का एक अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है। मिसाल के तौर पर उसमें प्लस, फर्ज कर लेते हैं एक कंप्यूटर ऐसा है जिसमें प्रोसेसर जो है वो प्लस का ऑपरेशन जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन इज ए प्लस ऑपरेशन। स्टिल, यानी कि वो सिर्फ अगर प्लस ऑपरेशन सिर्फ एक प्लस कर सकता है मिसाल के तौर पे, तो स्टिल इट इज सो फास्ट दैट इट कैन परफॉर्म दैट प्लस ऑपरेशन बिलियंस ऑफ टाइम इन अ सेकंड। अगरचे ये तो मैं, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आजकल के प्रोसेसर कर सकते हैं। और डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड किस्म के प्रोसेसर जो बनाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक को सॉल्व करने के लिए, बिटकॉइन वगैरह के माइनिंग के लिए मिसाल के तौर पर, तो वो तो यूँ कह लें कि मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को इंक्लूड करके जो एक ऑपरेशन बनाते हैं, यानी कि वो उसके लिए यूनिट ऑपरेशन होता है, और वो उसको भी बिलियंस ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दे आर ब्लेजिंगली फास्ट, यानी कि बहुत कंप्यूटर जो है वो फास्ट है, यानी कि स्पेशली जब हम इसको कंपेयर करें ह्यूमन से। ठीक है, और वेरी एक्यूरेट, यानी कि ऑलमोस्ट नो पॉसिबिलिटी कि जी अगर आपका कोई टूट फिजिकल उसको चोट नहीं लग गई या वट एवर हीट अप होने की वजह से जल नहीं गया, यानी कि वो जल जाएगा या टोट चोट लग जाएगी तो वो चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो चल रहा है तो फिर वो रिजल्ट उसका एक्यूरेट होगा। ठीक है ना, उसमें बेसिकली इट इज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स।
उसमें मिस्टेक्स करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो फिर इतनी अच्छी चीज़ है तो क्या कोई वीकनेस भी है? डेफिनेटली वीकनेस है। जो ये काम कंप्यूटर करता है बस वही करता है। अगर आपने उसके आर्किटेक्चर में प्लस का ऑपरेशन रखा हुआ है तो बस वो प्लस कर सकता है, फिर आपने करना है जो भी करना है। ठीक है। नॉर्मली इसमें लिखा है ओनली सिंपल ऑपरेशन, तो इसलिए नॉर्मल कंप्यूटर जनरल पर्पस जितने भी कंप्यूटर हैं वो यही करते हैं, सिंपल ऑपरेशन करते हैं। हम डेडिकेटेड, जैसे मैंने कहा कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए जीपीयूज ये वो इस तरह के डेडिकेटेड हार्डवेयर बना सकते हैं, लेकिन जो जनरल पर्पस कंप्यूटर जितने भी हैं वो बहुत सिंपल ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन कंपैरिजन इक्वालिटी बस ये करते हैं। दो नंबर को ऐड कर दो, दो नंबर को कंपेयर कर दो, एक बड़ा है कि दूसरा छोटा है। वो भी प्रैक्टिकली एक ही ऑपरेशन होता है जो कि प्लस एडिशन जो है ना, बेसिकली नेगेटिव नंबर के साथ एडिशन कर दो तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो कंपैरिजन जो है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही है, जिसमें रिजल्ट अगर जीरो आएगा तो बराबर है, बल्कि वो इक्वालिटी है ना तीसरा, यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर रिजल्ट आएगा तो वो बड़ा है, नेगेटिव आएगा तो छोटा है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो लेकिन इन एनी केस इसको तीन भी अगर हम कह लें तो बहरहाल बहुत छोटे से तीन ऑपरेशन करते हैं। बाकी इन तीनों ऑपरेशन को जोड़ जोड़ के हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें से अचीव करते हैं। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ रियली वीकनेस, लेकिन ये है। नो इनसाइट बैरल, यानी कि जो उसको काम दिया गया है, जो डेटा दिया गया वो कर देगा। ये नहीं है कि जी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो कि यार ये डेटा मुझे गलत लग रहा है, ज़रा इसको कुछ दोबारा चेक करो या वट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो उसका बस वो एक जो काम मिला है उसको वो कर देगा। तो कंप्यूटर फिर काम करते कैसे हैं? जैसे मैंने कहा कि वो जो बेसिक स्टेप्स आपको जो जो कंप्यूटर को आते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को आते हैं, उसका मतलब क्या है कि जी उसके हार्डवेयर में वो चीज़ इंप्लीमेंटेड है, प्लस इंप्लीमेंटेड है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इंप्लीमेंटेड है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी अगर है तो अगर वो इंप्लीमेंटेड है तो फिर वो उसके लिए एक जस्ट सिंपल इंस्ट्रक्शन है, वो काम वो कर सकता है। ठीक है, जो आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर को जो जो काम बताया गया है, एक काम जो काम उसको सिखाया गया है, पहले वो कर सकता है, और वो एक्यूरेट उसमें, यानी कि इनकेपेबल है कि वो इवन उसमें गलती करे। ठीक है, वो कर सकता है। तो वो जो काम बताया गया है वो जगह उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कई दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं। इंस्ट्रक्शन कैसी होती हैं, क्या होती हैं, हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन बहरहाल उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, और हमें जैसे हमने कहा कि वो मिलियंस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। हम इन इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेशन भी कह सकते हैं। कंप्यूटर फॉलोज ईच इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर, और इसमें कोई यानी कि ना दूसरा ऑप्शन एज सच नहीं है। जो हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर हम नॉर्मली डायरेक्टली हम प्रोसेसर को कह रहे हैं वैसे भी इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जो हमारा प्रोसेसर है वो एक ऑपरेशन एक वक्त में परफॉर्म करता है, दैट्स इट। जैसे हमने कहा कि वो सिर्फ एक छोटा सा काम, जो भी उसका ऑपरेशन जो उसको पता है उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, और वो वही कर सकता है। वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए अगर फर्ज किया उसको फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड भी लग रहा है, वट जितना भी टाइम लग रहा है, वो उस दौरान कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। हमेशा जो एग्जीक्यूशन होगी वो सीक्वेंस में होगी। ठीक है। वाह, ये तो पेन बन गया आगे। यानी कि इंस्ट्रक्शन वन, सॉरी टू लिख दिया मैंने, खैर, इंस्ट्रक्शन थ्री, इंस्ट्रक्शन फोर एंड सो ऑन। इंस्ट्रक्शन वन फर्ज किया इधर है, चलो मैं लिख नहीं रहा, खैर। तो एक 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 करेगा, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और एक जब वो कर रहा है तो वो दूसरा नहीं कर सकता, बस एक करेगा। ठीक है। तो जो प्रोग्राम्स हमारे होते हैं वो एक प्रोग्राम जैसे वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर नॉर्मली बना हुआ होता है। ठीक है। अम, इसको हम क्या खैर इसके एग्जांपल वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यानी कि जो कि जी प्लस कर दो, माइनस कर दो, ये वो इस तरह करके मिलियंस ऑफ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि मिल के बहरहाल एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसमें दो साइड्स हैं। अ, एक सेकंड, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? सॉरी। अच्छा, वापस चलते हैं इस वाले के ऊपर। एक एक चीज़ और।
हमने कहा कि जी हम जो हमारा कंप्यूटर है वो एक कमांड को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर, लेकिन आपने दो इसमें कॉन्टेक्स्ट हैं। एक ये है कि जी हम जो बात कर रहे हैं एक प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर। ये सारे क्या हैं, दो प्रोसेसर, चार प्रोसेसर, आठ प्रोसेसर, ये इकट्ठे काम कर रहे थे। तो बहरहाल ये हो सकता है कि किसी कंप्यूटर में अगर चार प्रोसेसर लगे हुए हैं तो वो चारों अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो हर प्रोसेसर, एक सिंगल प्रोसेसर की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि वो एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, अगरचे वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, खैर वो हम जब पैरेलल क्या कहते हैं उसे, उसमें कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। हम आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, क्यों यूज़फुल है, जब एक ही इस तरह के काम करते हैं तो बेसिकली वो बहुत सारे काम इन्हीं एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैसेजिंग है, इमेज एडिटिंग है, ये सारे काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम? बेसिकली हम अपन, हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम जो हम लिखते हैं, वो हम इंस्ट्रक्शंस ऐसे ऐसे लिखते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अब देखें कि 1+1 = whatever, 2 <10, अगर अगर ये है तो ये कर दो, वो है तो वो कर दो, इस तरह करके, कि वो जो सिंपल से पावरफुल फीचर है कंप्यूटर का, उसको हम यूज़फुल बना देते हैं। और ये हम कौन है? ये प्रोग्रामर है, जो वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऐसे कि जी कंप्यूटर ये, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जी अ, ये स्लाइड है। ठीक है। तो इस स्लाइड को हमने बनाना है, इस स्लाइड को हमने शो करना है, इस यानी कि जो भी इसको स्लाइड को खोलेगा तो उसको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत ही सादा लफ्ज़ों में हम कहें कि जी हम हर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सेक्शंस में, यानी कि पिक्सल्स में कह लो। यानी कि जी वर्टिकली जो है ये कितनी लाइंस लगी हुई है इसमें, 191880, और हॉरिजॉन्टली 1024, और हर उसके बीच में हर पिक्सल जो है उसका एक कलर, हम एक प्रोग्रामर के तौर पे कोड लिख देंगे कि जी इसका जो 00, ये वाला जो इस पोर्शन में यहाँ पर जो क्या कहते हैं पिक्सल है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट पर, उसका कलर वाइट हो, फिर उसके बाद वाले का भी वाइट हो, उसके बाद वाले का भी वाइट हो। इंस्ट्रक्शंस यही होंगी ना, कि सेट पिक्सल विद दिस वैल्यू, जो कि वही 0010 वट हो गया। फिर करते करते जब यहाँ पर आएंगे तो जी इसका ब्लू हो, यहाँ पर आएंगे तो जी ये ब्लू हो, यहाँ पर आएंगे तो ये वाइट हो या ब्लू हो, और इसके अगला वाइट हो, उससे अगला ब्लू हो। इस तरह कर करके हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे। जब कंप्यूटर उस मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को लेस देन अ सेकंड में एग्जीक्यूट करेगा, और आपकी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड बन जाएगी। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो डम किस्म की लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर था कंप्यूटर का, वो एक प्रोग्रामर की अकल के साथ जुड़ के वो एक इम्पोर्टेंट यूज़फुल चीज़ सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है ना, ये स्लाइड जो है वो शो कर सकता है। लेकिन अच्छा, यानी कि प्रोग्रामर की जो अकल थी, वो अकल उस स्पीड से, लेकिन वो खुद से नहीं कर सकता था, लेकिन अकल से वो प्रोग्राम बना सकता था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली, दैट वर्क्स टुगेदर टू गिव यू अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो लिहाजा अब प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर बेसिकली यही चीज़ जो मैंने भी कहा ना, मैंने भी एक ऐसी बेवकूफ़ाना किस्म का एक एग्जांपल दी कि जी स्लाइड के इस कॉर्नर को वाइट कर दो, इस कॉर्नर को ब्लू कर दो, इस कॉर्नर। तो ये तो एक बड़ा रफ किस्म का टक 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 तरीका बना दिया जी कि इस तरह करके स्लाइड रिप्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन अगर प्रोग्रामर अकल लड़ाए और बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर काम करें, तो वो ऐसे प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मदद से ये चीज़ बताना और इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करना आसान हो। अ, यानी कि इंस्टेड के जी आप अंधाधुंध वाइट और ब्लू और ब्लैक करने की कोशिश करो चीज़ों को। आप चीज़ों को मिसाल के तौर पर लेटर्स को नाम दे लो, और सी है, सी इस तरह ड्रॉ होता है हमेशा, ओ जो है वो इस तरह ड्रॉ होता है, एम जो है वो इस तरह ड्रॉ होता है, पी जो है इस तरह ड्रॉ होता है। और लिहाजा आप इनपुट में वो लो, और फिर उसको ड्रॉ करने की जो एक सी को ड्रॉ करने का जो एक मॉड्यूल है वो हमारा अलग हो, और वो बहरहाल
छोटे छोटे टुकड़े करके उनको सॉल्व करके और फिर उनको ज्वाइन कर दिया जाए। अगर हम ऐसा, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि जैसे ये सी है, सी हमारा जो है वो ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मॉड्यूल हो जिसको पता होगा सी को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर जो सी है और की तरह सी, ये जो सी है, फर्ज कर लेते हैं ये स्मॉल और कैपिटल का फर्क है, लेकिन चलें, ये सी है, ये सी है, ठीक है। तो ये सारे जगहों पर आपका सेम कोड रिपीट हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरह करके अगर हम कोई प्रोसेस बना लें और उसमें हम हमारा काम जो है वो कम हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम डेवलप करना, ठीक है। इसका जो मेन वो है वो उसमें हम जाते रहेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन प्रोग्रामर जो है वो एल्गोरिदम्स की मदद से कंप्यूटर के डम लेकिन बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन पावर को इस्तेमाल करके दे क्रिएट सॉफ्टवेयर, दे क्रिएट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। कोल्ड इज लाइक लेगोस, यही मैं बिल्कुल अभी ये चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको कि छोटे छोटे ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, उन ब्लॉक्स को जोड़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, बड़े ब्लॉक्स से क्रिएट करके बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। चूँकि इस तरह का लॉन्ग प्रोसेस है ये, तो पेशेंस, मुझे नहीं पता इसने ऑथर ने यहाँ क्यों लिखा है एग्जैक्टली, लेकिन कंप्यूटर बहरहाल इज अ नेम ऑफ पेशेंस मोस्ट प्रोबब्ली, इसलिए, सॉरी नॉट कंप्यूटर बट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो चूँकि बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर करके जोड़ जोड़ के यानी कि चीज़ें बना रहे होते हो। यूँ समझ लीजिए कि आपने रेत और मिट्टी से फर्श या घर बनाना है, तो उसमें हर रेत के को जोड़ जोड़ के छोटे छोटे से जोड़ के थोड़ा सी बड़ी सी गोला बनाना है और उसके बाद उसके अगला काम करना है, और ये सब काम आपने करना है, ठीक है। इवेंचुअली हो सकता है बेसिक यूनिट आपको ईंट मिल जाए, रेत से बनी हुई, और फिर आप ईंट को सिर्फ जोड़ के घर बना सकें, तो वो थोड़ा सा रिलीफ होगा, लेकिन इवेंचुअली आपने फिर भी ईंटों को जोड़ के एक बड़ा सा घर बनाना है, ठीक है ना। उससे अगले लेवल पर जाएंगे आप, तो जाहिर सी बात है फिर आप कहेंगे कि जी हमें बनी बनाई दीवार मिल जाए, छत मिल जाए, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको घर बनाना होगा। तो इवेंचुअली शायद ये बहुत आसान हो जाए, लेकिन अभी जो है दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, ठीक है। वो आराम आराम से नहीं होता, लेकिन बहरहाल टाइम लगता है। अगेन कंप्यूटर्स डू एग्जैक्टली व्हाट यू टेल देम टू डू, ठीक है। नो इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव पावर, यानी कि उस वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, जो आपने बताया बस वो करेगा, ठीक है। मैं इस वीडियो की तरफ नहीं जा रहा, उसको अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। फर्स्ट कोड ऑपरेशन, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको। अब यूजिंग आर प्लस ईच लाइन ऑफ कोड इज स्मॉल फर्स्ट लाइन इन प्रिंट। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ, प्रिंट 6, ये हमारे यानी कि को है, जो हमने एक लॉजिक लिखी है, ठीक है। रन करेंगे क्या होगा, प्रिंट 6 प्रेजेंट कर दिया, प्रिंट 1 और 2 प्रेजेंट कर दिया, प्रिंट हेलो हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्यूटर ने आउटपुट दिया, हमने उसको ये कमांड दिया। तो उसी तरह जो हमने कल वाले एग्जांपल में देखा था, मूव ए कॉमा बी, वो लो लेवल थी, इसको हम थोड़ा हाई लेवल कहते हैं, जिसमें हम ऐसी चीज़ लिखते हैं जो कि हमें समझ आ जाती है, प्रिंट। उसमें तो थोड़ी सी, उसमें भी समझ आ रही थी, लेकिन ज़रा सा आपको टेकी होकर समझना पड़ रहा था, यहाँ शायद शायद एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। जब भी हम कोड की बात करेंगे, जब फ़ौरन ही साथ में उसके बग्स या एरर की बात भी होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और वही बात है कि प्लानिंग का काम है, इसमें गलतियां होती हैं, ठीक है। तो गलतियां किस तरह की होती हैं, गलतियां नॉर्मली दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंटैक्टिकल एरर्स, ठीक है। सिंटेक्स एरर क्या है कि ये जो हमने लिखा था ये हमारा सिंटेक्स था, इसको हम सिंटेक्स कहते हैं। जिस तरह हम कोड को लिखते हैं ना, हम उस कोड को सिंटेक्स कहते हैं। अब इस सिंटेक्स में ये था कि जी प्रिंट लिखो, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, सॉरी, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपनिंग करो, उसके बाद जो मर्जी लिखना है वो प्रिंट होगा, और उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोजिंग करो। इसने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब मैं चलाऊंगा,
तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये सिंटैक्टिकल एरर है। मैं इसको बंद कर दूंगा तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगला भी ठीक करना पड़ेगा मुझे, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स एरर था और ये सिंटैक्स एरर था, मैंने ठीक किया तो वो चल गया। ठीक है, अगर सिंटैक्स एरर अगर ठीक ना हो तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है कि हम एक कोड लिख रहे हैं और कंप्यूटर हमें कह रहा है यार तुम क्या लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, जबकि उसके मुकाबले में ये जो है प्रिंट की जगह आई इसका मिसिंग है। ठीक है, तो वो कहता है ये लॉजिकल एरर है। पता नहीं कैसे लॉजिकल एरर है वैसे, लेकिन बहरहाल ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि ठीक है इसका कोई शायद मतलब होगा, मुझे मतलब नहीं पता उसका। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक चीज़ मुझे ट्राई करना था, शायद अभी पता लगी जाए मुझे। हाँ, तो बहरहाल समहाउ मेरे ख्याल में तो ये भी सिंटैक्टिकल एरर है। लेकिन लॉजिकल एरर मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि जी आप हाँ सॉरी सॉरी, सही है सही है, समझ में आ गया। कमांड में जो गलती हो तो फिर वो लॉजिकल एरर होती है। नहीं नहीं, ये उसने कह दिया लॉजिकल एरर 9 नंबर 3, प्रिंट जो है ना इज़ नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पर दे रहा था। ठीक है, PRNT जो है इसमें आई मैंने निकाल दिया, तो अब ये नॉट डिफाइंड है, तो इस लिहाज से ये लॉजिकल एरर कर रहा है। नॉर्मली लॉजिकल एरर जो है वो ये सारे वो हैं लॉजिकल एरर, ये दोनों सिंटैक्स और लॉजिकल एरर क्या है कि आपको कोड करते हुए पता लग जाएगा। ठीक है, इसको कंपाइल टाइम एरर भी हम नॉर्मली कहते हैं, अगर हमारा कंपाइलेबल लैंग्वेज है तो। ठीक है, लेकिन लॉजिकल एरर नॉर्मली हम मेरे ख्याल में इधर से ये थोड़ा सा वो ये नहीं होना चाहिए। लॉजिकल एरर होता है जैसे हमने लिखा प्रिंट 1, 2, हालांकि हमें लिखना चाहिए था प्रिंट 12। ठीक है, हमारे प्रोग्राम के लिहाज से हमने 12, हम किसी ने हमसे एज पूछी है, हमने बताना था कि जी 12 ईयर्स ऑफ एज है इस बच्चे का, तो उसकी जगह हमने लिख दिया ये, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये लॉजिकल एरर है कि भाई प्रोग्राम के अंदर लॉजिक की मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो लॉजिकल एरर है कि जिसमें कोड गलत है, बिकॉज वो डिफाइन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि पहले आप क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को पता नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जो हमने कहा था ना कि हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं, तो किसी ने ये प्रिंट का ब्लॉक बना लिया, ये कि प्रिंट जब आए ना तो उसके साथ नंबर आएगा, उस नंबर को आपने इधर डिस्प्ले कर देना है। तो लिहाजा हमें वो पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा कि कैसे डिस्प्ले करना है, अब हमने सिर्फ उस मॉड्यूल को कॉल कर लेना है, प्रिंट को। ठीक है, तो अगर फर्ज किया वो मॉड्यूल नहीं लिखा हुआ है तो वो कह रहा है ये लॉजिकल एरर है। ठीक है, अ, ठीक है, हम आगे चलें या हम इसको क्लोज करें। इस स्लाइड के बाद में फिलहाल या तो हम ब्रेक करेंगे या क्लोज करेंगे, लेट्स सी। ये क्या है, वही उसी तरह का प्रिंट है, प्रिंट की कमांड्स हैं, और उसकी मदद से पिक्चर बनी हुई है। ये विकीपीडिया का जो पिक्चर है वो सारी टेक्स्ट बेस्ड पिक्चर है। ठीक है, उसमें यानी कि स्टार और ये प्रिंट करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो इवेंचुअली इस तरह की शक्ल बन जाती है। ठीक है, इसको आप जाहिर सी बात है, ये देखें ये एक शक्ल बनी हुई है ना कि काइंड ऑफ, क्या कहेंगे इसको, हैप्पी फेस। तो इसी तरह प्रिंट, ये जो क्या कहते हैं, अच्छा हम आगे चलते हैं, अभी हम कर सकते हैं। तो हमने कहा कोड लिखा, हमने अपना एक चीज़ लिखी और उसको जो है वो कंप्यूटर जो है ना एग्जैक्ट एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, तो हम ये कोड कैसे लिखते हैं? अ, कल वाले लेक्चर में आपको याद होगा, आपने वो देखा था मूव कमांड, ये वो, तो वो काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज उसको कहते हैं। ठीक है, वो एक तरह की कमांड है। आप उस तरह के कमांड्स जो हैं वो लिख के अपना पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर हमने आज के लेक्चर में देखा कि उस तरह की कमांड नहीं थी मूव शूव, बल्कि वो सिंपल, थोड़ी सी सिंपल उससे लग रही थी प्रिंट की कमांड, प्रिंट एक्स, प्रिंट 1, प्रिंट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की कमांड थी, और इसी तरह इसे भी और डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी डिफरेंट इसको जिस जो भी तरीका होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि यार ये हमारा जो है ना कमांड्स हैं, जिसको जो कि इंस्ट्रक्शंस जिसको उसने एग्जीक्यूट करना है, वो बेसिकली
उसको बताने का जो ज़रिया होता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज की मरून मिन्नत होती है ना, यानी कि जब हम किसी से कोई बात इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे भेजना चाहें तो उसके लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। अगर हमने किसी इंग्लिश स्पीकिंग बंदे को कम्युनिकेट करना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, अगर हमें किसी उर्दू स्पीकिंग को करना है तो उर्दू चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग को करना है तो पंजाबी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इसी तरह कंप्यूटर को से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट तो है, जाहिर सी बात है, एक कंप्यूटर की ज़ुबान वो क्या है, वो बाइनरी है। ठीक है, कंप्यूटर हमने कहा था कि कंप्यूटर क्या समझता है कि वन, उप्स, ये क्या हो गया, कंप्यूटर क्या समझता है, वन या फिर ज़ीरो। ठीक है, ये समझता है, यानी कि 10 हैक्स में वटेवर, और उसके बेस पर हम उसको कमांड दे सकते हैं। कंप्यूटर तो सिर्फ वो समझता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो लैंग्वेज है इसको मशीन कोड कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पूरा प्रोग्राम लिख दें, सॉरी, पूरा हम प्रोग्राम लिख दें 10 10 10 10 10 में, तो वो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन क्या 10 10 10 लिखना हमारे लिए, इंसानों के लिए आसान है? नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि यार हम ना अगर लिखेंगे मूव A, मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब होगा 10 10 10 10 10 इस तरह का कोई मतलब होगा। जो इम्पैक्ट हमारा इस मूव A, B से क्रिएट हम जो चाहते हैं, वो हम इस 10 10 10 10 से अचीव करके उसको हम यूँ कह लें कि हम अपने हमारा एक प्रोग्राम इस तरह का हम बना लेंगे जो कि जब वो ये चीज़ लिखा हुआ देखेगा तो वो जवाब में ये जनरेट कर देगा। ठीक है, इसी तरह एजाज कहेगा कि यार वो तो ठीक है, तुम कह रहे थे 10 10 समझ नहीं आती, मुझे तो ये मूव A, B भी समझ नहीं आता। ठीक है, MOV करके जो लिखा हुआ है ये मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे कोई तुम इस तरह का लिख कर दो, प्रिंट A, B। ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि यार तुम इसको स्क्रीन के ऊपर A और B को वो करवाना चाहते हो। तो प्रिंट A और B करके करने से वो जो जो स्टेप्स चाहिए होंगे, यानी कि ये यहाँ मूव A, B के साथ मूव मूव A, T बला बला दिस दिस दिस, इवेंचुअली जो इम्पैक्ट आना है, आप इसी तरह प्रिंट A, B के अगेंस्ट फर्ज किया, ये हो सकता है मूव A, B, नेक्स्ट लाइन है मूव A, R। इसी तरह बहुत सारे कमांड्स हैं। तो हमारे एक एप्लीकेशन हो सकती है जो कि क्या करे कि ऐसे किसी चीज़ को रीड करके उसको ऐसी किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो विल इट मेक सेंस ना कि जी हमारे पास, हमने कहा क्योंकि हमारे लिए आसान ये है, हम ये लिखेंगे, हम एक प्रोग्राम यूज़ करेंगे जो हमारे इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर हम एक और प्रोग्राम हम लिखा हुआ होगा, तो लिहाजा हम हमेशा ये आसान वाली चीज़ लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि प्रोग्राम लिखा हुआ है वो उसको कन्वर्ट करके इसमें कर सकता है। फिर एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है वो इसको कन्वर्ट करके इसमें कर सकता है। ठीक है, तो वो इसमें कन्वर्ट करेगा, तो एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है जो 10 10 में कन्वर्ट कर देगा। तो इवेंचुअली हमारा ये जो प्रिंट की कमांड है ये हमारी 10 10 में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अब ये सारे जो स्टेप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ये हम अचीव करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और कंपाइलर वगैरह से। कंपाइलर कह लें, इंटरप्रेटर कह लें, और पता काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से, यानी कि जो ये वाले कोड का कंपाइलर होगा वो ऐसा कोड जनरेट कर देगा, जो इसका कंपाइलर होगा वो या कन्वर्टर होगा वो ऐसा कोड जनरेट कर देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कहते हैं ये वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, प्रिंट, ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और जो ये वाली चीज़ है 10 10 या इवन मूव, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि हम इससे एब्स्ट्रैक्शन पे जितना ऊपर जाते जाएंगे
वो हमारी उतनी हाई लेवल लैंग्वेज होती जाएगी। ठीक है, जितना हम नेचुरल लैंग्वेज के करीब आते जाएंगे, इंग्लिश के करीब आते जाएंगे, उतनी उसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और जितना हम 10 10 10 के करीब जाते जाएंगे, हम उसको क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हैव यू हर्ड ऑफ, आप लोगों ने जावा सुना होगा, सी प्लस प्लस सुना होगा, जावा स्क्रिप्ट सुना होगा, पाइथन वट एवर, ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज है, बल्कि ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड, या आई डोंट नो और कितनी लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन होती वो भी काफ़ी सारी हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक क्यों कह लेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वो है कॉन्टेक्स्ट के जी, लैंग्वेजेस होती हैं बहुत सारी, और उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद जो प्रोग्राम के पीछे लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग की लॉजिक, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बताना प्रोसेसर को कि भाई ये काम करना है। ठीक है, तो जिस जो बताने का जो भी तरीकेकार होता है, हम उसको कहते हैं सिंटेक्स। और जो वो तरीकेकार को यूज़ करने वाली चीज़ होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके पीछे कोई कंपाइलर या कोई भी ऐसे सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन होती है, जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ के उसको समझ के उसके कॉरस्पॉन्डिंग लो लेवल लैंग्वेज का डेटा क्रिएट कर देती है, 10 10 का स्टैक सेट क्रिएट कर देती है, ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ सके। अच्छा, वो चीज़ आ भी गई। तो कितनी टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा टाइप्स की होती हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक कंपाइल्ड है और एक इंटरप्रेटेड है। कंपाइल्ड वही होता है जिसको हमने अभी देखा था, प्रिंट वाला, कि जिसमें सॉरी प्रिंट वाला नहीं, बदल जिसमें कुछ सोर्स कोड है, और उससे जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको किसी बाइनरी या किसी असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, और उसके बाद वो असेंबली लैंग्वेज जो है हमेशा एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि सोर्स कोड है, जैसे हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम उसका यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज तो ऐसा सच नहीं होती वो, लेकिन काफ़ी ह्यूमन लैंग्वेज से करीब तरी होती है वो। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल होती है, लेकिन वो सोर्स कोड जो है वो ह्यूमन रीडेबल होती है वैसे। ठीक है, हम वो क्रिएट करते हैं, जब उसका प्रोग्राम, जब उसको उसका जो कंपाइलर होता है, वो जब उसको कंपाइल करता है, तो वो बाइनरी डेटा टाइप ऑफ क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसको हम कंपाइल्ड वो कहते हैं कोड। तो जो कंपाइल्ड कोड होता है, उसको आप जितनी दफ़ा मर्जी रन करो, एग्जैक्टली वही परफॉर्म करेगा जो जिसके लिहाज से वो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा कंपाइल्ड कोड जो है हमेशा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेकर चला जाए, वो हमेशा एक जैसा ही बिहेव करेगा। इसके मुकाबले में इंटरप्रेटेड कोड होते हैं। उसमें क्या होता है कि जी जो मशीन जो कंप्यूटर, यानी कि हमने कहा था ना कि हमारे पास ये सोर्स है, ठीक है, इससे हमने जो है ना 10 10 10 10 का वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये अगर हमने एक दफ़ा किया है, और उसके बाद हमने इस वाली फाइल को या इस वाले डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि भाई इसको ले जाओ अपने कंप्यूटर पर रन करो, इसको ले जाओ अपने कंप्यूटर पर रन करो, उसको ले जाओ अपने कंप्यूटर पर रन कर लो, तो फिर तो हम इसको कहते हैं कंपाइल्ड कोड, वन टाइम कंपाइल्ड, अब जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा ये होता है कि जी आपका सोर्स जो है वो सर्वर पे मौजूद है। ठीक है, और जब भी किसी को एग्जीक्यूट करना होता है, तो ये सोर्स से एग्जीक्यूट होता है। सोर्स से एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि जो रन टाइम के ऊपर जिस वक्त वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस वक्त एक सिस्टम होता है जो कि उसको कन्वर्ट करता है 10 10 10 10 10 में, और फिर कंप्यूटर उसको 10 10 को एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन जब भी आप किसी को एग्जीक्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप उसको सोर्स डिस्ट्रीब्यूट काइंड ऑफ करते हैं, जैसे PHP है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जैसे स्पेशली जावा स्क्रिप्ट है, हमारे ब्राउजर के अंदर जावा स्क्रिप्ट आता है और वो फिर एग्जीक्यूट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है, जब भी हम उसको ब्राउजर खोल के देखें, तो वो बेसिकली इंग्लिश की तरह, यानी कि जावा की तरह उसका सोर्स नज़र आता है हमें। ठीक है, लेकिन वो सोर्स जो है वो तो नहीं कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता। इसका मतलब ये है कि आपका ब्राउजर जो है, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट की रन टाइम लाइब्रेरी है, जो कि जावा स्क्रिप्ट को पढ़ के उसके अगेंस्ट ये वाला 10 10 10 10 10 10 10 जो है वो जनरेट करता है, और फिर एग्जीक्यूट करता है। मिसाल के तौर पर ये वाली वेबसाइट जो है, जो हम देख रहे हैं जिसको, ये भी मेरे ख्याल में, हाँ, ये भी जावा स्क्रिप्ट की ही बनी हुई है। ये जो जावा स्क्रिप्ट है, ये कहीं पर स्टैनफोर्ड के सर्वर में मौजूद है। ठीक है, जब मैंने उसको हिट किया, तो वो मेरे कंप्यूटर के ऊपर आ गया। ठीक है, और मेरे ब्राउज़र के अंदर ये वो वाला जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन हो रहा है, और वो ये मशीन रीडेबल 10 10 जनरेट कर रहा है। जब आप उसको हिट करेंगे इस वेबसाइट को, तो इसी तरह ये आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा, और ये वाली चीज़ 10 10 आपके कंप्यूटर पर दोबारा आपका ब्राउज़र जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि मैं अगर फर्ज किया ये क्रोम में चला रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक तरह से चल रहा है। अगर आपके पास फर्ज किया माइक्रोसॉफ्ट एज है या फायरफॉक्स है, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एज उसको आपके केस में, या फायरफॉक्स उसको 1010 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास हो सकता है और मेरे पास हो सकता है डिफरेंट तरीके से चले, क्योंकि कोड को ट्रांसलेट जब हम 1010 में कर रहे हैं, तो मेरे केस में वो मेरे कंप्यूटर पर हो रहा है, आपके केस में वो आपके कंप्यूटर पे हो रहा है, तो देयर कैन बी डिफरेंस। यानी कि क्रोम जो है वो 1010 डिफरेंट तरीके से चेंज करता हो और बनस्बत इसके कि माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स। जबकि पहले वाले केस में हमने वो बाइनरी कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चीज़ जनरेट कर दी थी, तो लिहाजा अब वो जहाँ पर भी जनरेट होगा वो एक तरीके से जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एक तरीके से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। एक और चीज़ इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब ये चीज़ कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आ गई है, तो ये जहाँ पर भी जाएगा फास्ट होगा रन होने में, जबकि ये हर जगह जो कि ट्रांसलेट होता है, तो ये रिलेटिवली स्लो होगा। ठीक है, तो हमारी सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज से रिलेटिवली स्लो होती है। ठीक है। सोर्स कोड क्या है जी? सोर्स कोड जो प्रोग्रामर जो लिखता है वो एक्चुअली सोर्स कोड होता है, वो एडिटेबल होता है। उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो वो डॉट एक्जी या डॉट एपीपी, ये डॉट क्लास फाइल में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली डॉट क्लास फाइल इज नॉट एग्जैक्टली मशीन कोड, तो इसलिए शायद उसने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन इन एनी केस ये जो फाइल है डॉट एक्जी या डॉट एपीपी, डॉट एक्जी जो है वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए है, डॉट एपीपी जो है वो मैक के लिए है। वो उसका मशीन रीडेबल कोड है। इसीलिए जब आप डॉट एक्जी किसी का उठाते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर रन करेंगे, तो हमेशा वो एक जैसी चीज़ चलेगी। डॉट एक्जी जो है कभी भी मेरे कंप्यूटर पे और आपके कंप्यूटर पे अगर चलनी है, तो वो एग्जैक्टली सेम चीज़ ही आएगी। जो मर्जी उसका आउटपुट आता है वही आउटपुट मेरे पास आएगा, वही आउटपुट आपके पास आएगा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता बनिस्बत इसके कि जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल दी। डॉट एग्जिट एक्जी को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज वो एक किस्म का लॉक भी होता है, एक किस्म का ये भी है कि लेकिन वो जो 1010 का होता है, तो उसमें यानी कि ये तो खैर नहीं कहना चाहिए कांट चेंज अ प्रोग्राम विदाउट द सोर्स कोड, लेकिन कांट इजीली चेंज अ प्रोग्राम विदाउट द सोर्स कोड। जो जो यूँ कह लेंगे, जो हैकिंग करते हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, वो प्रैक्टिकली एक्जी ही लेके उसको उसके 1010 उसको समझ के उसको ट्रिक करते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये नॉर्मली इस काम के लिए है नहीं, और ना ही किया जाता है। 1010 को समझना किसी भी प्रोग्राम के लिए वो उतना कोई आसान नहीं है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि बहरहाल यूज़फुल है। लाइसेंस इज़ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर नॉट चेंज इट। तो लिहाजा जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं और उसका लाइसेंस ख़रीदते हैं, जब भी हैं तो लाइसेंस हमें मिलता है, तो नॉर्मली आई मीन ये नहीं होता है कि वो हम उसको यूज़ करने का लाइसेंस होता है वो। यानी कि ये नहीं है कि किसी के आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिया तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बैठ के चेंज करके अपना बना लें, ABCD वर्ड बना लें उसको। तो जब भी हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, प्रोग्राम की बात कर रहे थे, जैसे ही हम इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यानी कि फील्ड के लिहाज से है, वो है ओपन सोर्स। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है। यानी कि सॉफ्टवेयर का काम हमने क्या कहा, हमने पूरे सारे इस डिस्कशन में हमने कहा कि जी सॉफ्टवेयर बनेगा, वो रीयूज़ होगा, उसको उससे 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 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स में उस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल आप काइंड ऑफ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो लिहाजा अगर ये चीज़ उसके बेसिक प्रिंसिपल में है, तो इसका मतलब है कि जो मैं बनाता हूँ वो आपके शायद काम आ सकता है, जो आप बनाते हैं वो किसी और के काम आ सकता है, और जो कोई और बनाता है वो मेरे काम आ सकता है, एंड सो ऑन। तो बड़ा यानी कि इसका एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जी लोग बनाते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, कैसे शेयर करते हैं? जैसे हमने कहा कि मशीन कोड से तो नहीं शेयर होता है, शेयर होता है हमेशा सोर्स कोड से। जो बनाते हैं वो दूसरे को अपना सोर्स कोड देते हैं कि यार ये लो, तुम इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहो तो कर दो, या तुम इसको इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है? यानी कि उसका फ़ायदा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि इम्प्रूवमेंट। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसमें मैं 10 चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, 10 की जगह भी शायद मैं 5-7 ही करूँ, लेकिन चलो मैं 10 भी कर देता हूँ। तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा उसमें 10 और इंप्लीमेंट कर दे, तीसरा बंदा उसमें 10 और इंप्लीमेंट कर दे, और इवेंचुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएँ। मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल,
लिनक्स है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यानी कि आज जो है दुनिया का सेफेस्ट कह लो, और इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला हर जगह है। इवन उसकी वजह से काइंड ऑफ विंडोज़ भी अब टू सम एक्सटेंट फ्रीली अवेलेबल है। वो इसी वजह से है कि उस पे लाखों लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो और सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं है, देयर आर नाउ इवन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम। एक एक फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मौजूद है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक ने नहीं बनाए, वो सब ने मिल के बनाए हैं, ठीक है। तो जब सब मिल के बनाया होता है तो वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छा भी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, लेकिन बहरहाल अच्छा भी होता है। खैर, मेन फ़ायदा क्या है इसका, नो मोर लाइसेंसेस, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बनी हुई हैं वो ज़्यादातर ओपन सोर्स है। शायद ही, मेरे ख्याल में, पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई ओपन सोर्स ना हो, यानी कि अगर किसी ने क्लोज सोर्स बनाई भी थी तो बाद में उसने ओपन सोर्स कर दिया, ठीक है। ब्राउज़र्स हैं, क्रोमियम ब्राउज़र है जैसे, जिसमें हम चला रहे हैं, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इवन क्रोम ओएस है, वैसे क्रोम ओएस का 100% पता भी नहीं है मुझे, लेकिन उबुंटू है, जैसे लिनक्स की सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रास्पबेरी वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे ओपन सोर्स हैं। कंपाइलर्स हैं, वैसे लैंग्वेजेस अगर ओपन सोर्स है तो ज़्यादा मैंने क्या, तो चांस वैसे भी है कंपाइलर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे, इवन जिस चीज़ का भी सॉफ्टवेयर आप सोचेंगे, इवन काइंड ऑफ क्लब मैनेजमेंट से लेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेके सीआर, कस्टमर रिलेशन, हर चीज़ के आपको ओपन सोर्स अल्टरनेटिव मिलता है, ठीक है। रिचर्ड स्टैलमैन, फ्री सॉफ्टवेयर, तो ये खैर हीरो था जिसने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बना के उसने उसने बेसिकली इस चीज़ को सारा बुनियाद डाली। लेकिन इवेंचुअली जैसे मैंने कहा कि एक चूँकि लॉजिकल इवोल्यूशन थी, तो ये हो नहीं सकता था कि ना होता, ठीक है ना। तो बट ऑफ कोर्स whoever started first should get the credit. सो गिटहब जो है वो एक सबसे बड़ा, यूँ कह लो कि अभी करंट जो है ना रिपोजिटरी है, जिसमें आप अपना सोर्स जो है वो हम भी मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल करेंगे उसको, अपना सोर्स कमिट करते हैं, मतलब ये कि अपना सोर्स उसमें डालते हैं, वो आपको फ्रीली, अगर आप उसको पब्लिकली अवेलेबल करें तो गिटहब में, यानी कि आप अपने कोड को सबके लिए अवेलेबल कर दें तो वो गिटहब में आप उसको रख सकते हैं। और यूजर्स हैव अ राइट टू मॉडिफाई टू सोर्स कोड, यानी कि उसको कोई भी फिर उसको मॉडिफाई वगैरह, चेंज वगैरह करना चाहे तो वो कर सकता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि जी दे कैन कंट्रीब्यूट बैक विद द चेंजेस। तो लिहाजा अगर आपका कोई कोड है, आपने एक काम किया है, और वो कोई दूसरा बंदा देखे उस गिटहब के ऊपर, और उसको उसमें कोई ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ इम्प्रूव कर दे उसमें, तो वो जाहिर सी बात है वो आपके काम भी आ सकती है। एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं ऐड कर दूंगा कि यानी कि गिटहब पे डालने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कोड जैसे फ्रीली उसको दे रहे हैं, एक्चुअली फ्रीली दे रहे हैं डेफिनेटली, इसका ये मतलब तो है, खैर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यानी कि ना आप उसको लाइसेंस नहीं कर सकते, ठीक है। गिटहब पे जो आपका सोर्स है वो कोई दूसरा देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, मे बी उसको अपने काम में भी ला सकता है, लेकिन अगर उसके बेच के उससे रॉयल्टी वगैरह या कुछ लेगा वो, तो that can be with your own with your permission, whoever has created the actual source repository. हाँ, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स ये सॉरी ये मैं डिफ़ॉल्ट लाइसेंस की बात कर रहा हूँ जो गिटहब के ऊपर है। लेकिन अगर कोई रिपोजिटरी जो आपने अपना कोड क्रिएट किया, जो आप कहते हैं कि जी दिस इज़ फॉर एनीबॉडीज़ यूज़, यानी कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर ले, पैसे से बेचे इसको, जो मर्ज़ी करे, तो इट्स अप टू यू। तो ऐसे कोड रिपोजिटरीज़ हैं ऑफ कोर्स अपाची लाइसेंस के साथ, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसको हर एक को, चाहे इवन बिजनेसेस के लिए भी। तो रिजल्ट क्या है जी, नॉट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जाहिर बात है, अगर आपने शेयर कर दिया तो ये नहीं कर सकते कि जी मेरा सॉफ्टवेयर ना बड़ा अच्छा है, तो दूसरा भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, या दूसरा भी उससे नॉलेज एक्वायर कर सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आपको नहीं होगा, लेकिन हायर क्वालिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि उसमें जाहिर है अगर आपने कोई इसमें इवन कोई चीज़ गलत भी की हुई है तो कोई दूसरा आपको पॉइंट आउट कर देगा, टेस्ट कर देगा। लोग आपको फ्री में, जब अपने सॉफ्टवेयर को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको, उनको इशू अगर आएगा तो वो आपको बताएंगे, तो जिससे वो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। और बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये है कि जी जो आपके पास बंदे हैं, जो आप खुद काम कर रहे हैं, आप उनको अच्छे काम में नहीं क्या
टेस्टिंग या ऐसी चीज़ें जो कि दूसरे लोगों ने पहले से की हुई हैं, वो आपको देख के फ़ौरन ही 2 मिनट में आपको बता देंगे कि आपके कोड में ये मसला है। जबकि आपको हो सकता है उसमें आवर्स एंड आवर्स लग जाए टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम। वो फिर ये एडवांटेज आपको हो जाता है, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। तो ठीक है। तो बेसिकली हमने कहा कि जी हम जब कोड लिखते हैं तो उस कोड को हमने कहा कि कोड किस तरह का होता है, कोड किस तरह से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हम कोड को कहाँ रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल उसकी गिटहब की वो की, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम कोड को, ज़रूरी नहीं है हम गिटहब पे नॉर्मली हम रखते हैं उस मकसद के लिए जो मकासद हमने पीछे डिस्कस किया कि जी शेयर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एंड सो ऑन। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो हम सिर्फ अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। अगर हमें उसका बैकअप नहीं चाहिए या उसको रखने वगैरह की, तो हम अपने कंप्यूटर पे रख लें सिंपल। या अगर बहुत ही वो क्रिटिकल कोड है, हमारा ऐसा कोड है जो कि हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत ही हमने कोई बहुत ही इन्वेंशन की है या व्हाटएवर, वी डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीबॉडी, तो दैट्स व्हाई आप उसको अपने पास भी अपने कंप्यूटर पे रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोड जो है वो या एप्लीकेशन जो है उसके जो मदर ऑफ ऑल एप्लीकेशन क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बेसिकली जो सबसे पहले ऑपरेटिंग एप्लीकेशन जो आके रोल लेती है और सारे कंप्यूटर को सेटअप करती है यूज़र के इस्तेमाल के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। स्टार्ट्स रनिंग व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप, एज सुन एज कंप्यूटर बूट्स अप, पावर उसको मिलती है, उसके एग्जीक्यूट शुरू वाले यानी कि कीबोर्ड शीबोर्ड ये वो इस तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें अटैच करता है अपने आप के साथ। उसके बाद कंट्रोल जो है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है, और इसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजर और सुपरवाइजर और वट एवर यू कॉल इट। ठीक है। अब आपके पास अगर 6 GB 8 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, तो इसका मतलब आपके पास ये मेमोरी रिसोर्स है, आपके पास 1 TB की फर्ज की हार्ड डिस्क है तो ये आपके पास हार्ड डिस्क की रिसोर्स है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम अब ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है। वो क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, आपके प्रोग्राम को जो जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो दूसरे प्रोग्राम रन होने हैं उनको भी मैनेज करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जो कि या तो वायरस हो, और वो आपकी मेमोरी को ऑक्युपाई करके आपको कुछ और करने ना दे, कंट्रोल लेना चाहता हो, या फिर बैडली रिटन प्रोग्राम है कि जी वो इनफाइनाइट लूप में लग गया मिसाल के तौर पर। अगर ऐसा कुछ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ब्लॉक कर देता है मिसाल के तौर पर। तो मिसाल के तौर पर कैसे ब्लॉक करता है, आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट लूप में लग जाए या कुछ हो इस तरह की किसी उसमें चला जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है भाई दिस प्रोग्राम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वांट टू किल। आप कहते हैं ओके किल। अगर आप किल कर दें तो आपका वो प्रोग्राम किल हो जाता है जो कि बैडली एक्टिंग प्रोग्राम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स द कंट्रोल बैक एवरी, लाइक रैम में मेमोरी जो है वो सारी रिलीज हो जाती है। तो अब आप कोई और प्रोग्राम या उसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जी आपका प्रोग्राम, आपका कंप्यूटर जो है वो स्टक नहीं होगा। एक देयर इज अ रूट यूजर और अ सुपर बॉस हु कैन डू व्हाटएवर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मौजूदगी में, यानी कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबी नहीं होती, लेकिन नॉर्मली जो आप जितने भी आप लोग यूज़ करते हैं मेरे ख्याल में उन सारों में ये खूबी होती है कि दे कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप स्मार्ट वॉच वगैरह देखें ना, तो जो सस्ते वाले स्मार्ट वॉच होते हैं मिसाल के तौर पर, उसमें आप देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक वक्त में रन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, जो हम नॉर्मल कंप्यूटर डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, उसमें इस वक्त हम कितने हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास तो शायद हंड्रेड्स में एप्लीकेशन खुली हुई होंगी। ठीक है। क्रोम के मेरे ख्याल में कोई 40-50 टैब्स होंगे जो कि हर कोई एक अलग एप्लीकेशन है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो लेकिन वो सारों को इकट्ठे रन करके यानी कि एक एक सैंड बॉक्सिंग कहते हैं कि जी एक वर्किंग इन्वायरमेंट उनको दे देता है कि भाई इसमें काम करो, ये तुम्हारे लिए इतनी मेमोरी है, इसमें तुमने काम करना है। तो लिहाजा ये उसके अलावा फाइल सिस्टम को मैनेज करना है, यानी कि मैनेजेस विंडोज सम बेसिक प्रोग्राम्स। विंडोज़ का मतलब ये कि जैसे अभी हमारे पास एक फुल स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ चल रही है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है। अगर अभी मैं इसको स्क्रीन को फुल स्क्रीन की जगह छोटा कर दूं तो मुझे 2-3 स्क्रीन दूसरी तरफ से वाले भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अच्छा, यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे जितने भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते जाते हो, अगर तो मल्टी
मल्टी प्रोसेसिंग वो देता है एप्लीकेशंस की, तो फिर वो सारे जो है ना वो आपके अपने सिस्टम के अंदर रन हो रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि जी कंप्यूटर जो है वो तो एक काम एक वक्त में एक काम कर सकता है, तो ये इतने सारे प्रोग्राम वो कैसे रन कर लेता है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। जब इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली। बल्कि मैं ना एक काम करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ और मैं, ये है ना, ये मैंने छोटा कर दिया। और अब मैं अगर इधर चला जाऊँ, अगर मेरे पास कोई वीडियो होती ना, खैर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जैसे अगर फर्ज किया ये चीज़ मूव कर रही है इस तरफ मेरे क्या कहते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो पिक्चर फर्ज किया मूव कर रही होती और मैंने ये छोटा कर दिया होता, तो आप देखते हैं कि फिर भी मूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, जो मर्जी जो भी वीडियो अगर तो वीडियो कर रहे होते। और ये वाली चीज़ यहाँ पर भी अगर कोई वीडियो तो वो अपनी तरफ से चल रही होती, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल साफ पैरेलल चल रहे हैं, ये भी पैरेलल चल रहा है, ये भी पैरेलल चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर तो एक वक्त में एक काम कर सकता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि जी ये दो काम इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वो दो काम इकट्ठे कभी भी नहीं करता। वो इसको रन करता है, ठीक है, इसको डिस्प्ले करता है, और उसके बाद इसको डिस्प्ले करता है, फिर इसको डिस्प्ले यानी ऑफ कोर्स बाकी सारों को भी करता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि जी सिर्फ दो ही एप्लीकेशन भी अगर हैं उसके पास, तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको। लेकिन चूंकि वो एक सेकंड में 1 बिलियन टाइम ये काम कर सकता है, तो यू विल नेवर बी एबल टू नोटिस कि जी बीच में ब्रेक आई है। यानी कि ये वाला डिस्प्ले इस वीडियो के अंदर डिस्प्ले जो हो रहा था उसके बीच में ब्रेक आई है जी, कोई 25 नैनो से छोटा पता नहीं क्या होता है नंबर, लेकिन मुझे नैनो ही पता है, लट से 25 नैनो सेकंड के लिए ब्रेक आई है, तो यू नेवर नोटिस इट। जब तक आपको आधे सेकंड के लिए ब्रेक ना आए, आपको जर्क फील ना हो वीडियो में, जब तक यू कैन नेवर नोटिस इट। ठीक है, और विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, जो आप कंप्यूटर है आपका, वो चूँकि एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रैक्टिकली तो यानी कि वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि इस तरह के। इसी तरह अगर आप, बहरहाल एक लिमिट आती है, अगर आप हज़ारों थाउजेंड्स एप्लीकेशंस खोल दें, तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्यूटर जो है वो नहीं कर सकेगा, और जब वो नहीं कर सकेगा, और वो आपने नोटिस किया होगा हल्के कंप्यूटर वगैरह में अगर आप ज़्यादा विंडो खोल दें, तो फिर वो बिजी नॉट रिस्पॉन्डिंग और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है, और उसमें वो ज़ाहिर होता है उसकी स्पीड और कम होती जाती है। आप इसमें जाएंगे क्या टास्क प्रोसेसर में, तो ये मेरा टास्क प्रोसेसर भी ख़राब हुआ, इसमें उसकी मैक्सिमम जो लोकेशन जो है वो चीज़ें जो है वो ऑक्यूपाई रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हुए होंगे, और आपका अ, ये क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, हाँ। तो हम वापस आते हैं। बेसिकली हमने कहा कि जी पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में हमने देखा कि वो ऐसे होती है। ठीक है, कंप्यूटर जो एक वक्त में एक से काम कर रहा होता है, लेकिन हमें फील ऐसा होता है जैसे वो बहुत सारे काम कर रहा है। ये वाला लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आज फिनिश करेंगे। लीड द प्रोग्राम फाइल फ्रॉम द फाइल सिस्टम, ईच प्रोग्राम गेट्स इट्स ओन मेमोरी प्रोग्राम, बल्कि रहने देते हैं इसको यहाँ 25 तक। ठीक है, तो लेट्स फिनिश द लेक्चर फॉर टुडे। क्या कहते हैं, कि हमने हमने ये कहा ना कि जी जो पैरेलल प्रोसेसिंग की हमने थोड़ी सी बात की कि जी इकट्ठे दो प्रोग्राम कैसे चलते हैं, इसकी मुझे कोई एग्जांपल डिस्कस हो रही थी, तो मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना मूवीज़ में या पुराने ज़माने में हम सुनते हैं कि एक बंदा जनाब जी क्या कहते हैं जंग में जाता था, हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में सुनते हैं कि वो 10-10 बंदों के बीच में जाके उनको मार वार के वापस आ जाते थे। ठीक है, और यहाँ इस तरह के बहुत सारे हीरोज़ होते हैं जो कि जंग में जाते हैं। तो हाँ ये एग्जांपल बड़ा बड़ा सूट करती है इस चीज़ के ऊपर, वो कैसे कर लेते थे, यानी कि और अभी भी इस तरह होता है, जाहिर सी बात है। एक बंदा ज़्यादा आदमियों के ऊपर भारी होता है, वो कैसे होता है? जो फायर मेजॉरिटी है वो स्पीड है। ठीक है, अगर आप स्पीड से काम कर सकते हैं ना, तो या यूं कह लें, छोड़ें उसको, आप रोनाल्डो की गेम देख लें। ठीक है, वो अगर 3 या 4 लोगों के बीच में जाता है, और वहां से वो, या मेसी जो है वो 3-4 लोगों के बीच में से बॉल लेकर निकल के बाहर, उन लोगों को तीनों चारों को डॉज करके बाहर निकल आता है, उसकी क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो एक स्पीड जो है उसके अंदर बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि वो, मिसाल के तौर पर हम फिर वापस अगर वॉर वाली सूरत में आ जाएं, आप एक को मारो, फिर मुड़ के दूसरे को मारो, फिर मुड़ के तीसरे को मारो, फिर मुड़ के चौथे को मारो। ठीक है, और जो आपके और जो ओपोनेंट हैं, वो फर्ज किया इस
जितनी देर में आप 4 को मारते हैं उस देर में फर्स्ट क्या वो अपना हाथ उठा के एक दफ़ा ही अगर मार सकते हैं मिसाल के तौर पर, तो प्रैक्टिकली यू आर बेटर देन 4 ऑफ देम एंड दे विल नेवर बी एबल टू कैच यू। उनको ये लगेगा, हर बंदे को ये लगेगा कि वो आप सिर्फ उनसे लड़ रहे हो, ठीक है ना। आपकी स्पीड जो है वो इन चारों बंदों को ऐसा लगेगी कि जी वो सारा टाइम आप मुझसे लड़ रहे हैं, जबकि आप जो है वो 4 से लड़ रहे हैं। इसी तरह रोनाल्डो के साथ जो बंदा डॉज करने के लिए डिफेंडर आता है, उससे बॉल छीनने के लिए, ठीक है, तो 4 बंदे या 3 बंदे अगर आते हैं तो दे जस्ट फील कि जी रोनाल्डो तो सिर्फ मेरे से आया और मेरे से छीन के चला गया, तीनों के तीनों, चारों के चारों यही फील करेंगे। जबकि रोनाल्डो ने उस पर्टिकुलर सेकंड के अंदर शायद उन चारों के पास बहुत करीब से गया और उसने उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो काम किया, मिली सेकंड में काम किया, जबकि वो, तो ये बिल्कुल एग्जांपल है, सूट करती है कंप्यूटर साइंस की पैरेलल प्रोसेसिंग को भी कंप्यूटिंग के समझने के लिए, कि जब प्रोसेसर हमारा बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड में कर रहा होता है, तो वो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन में से 100,000 फर्ज किया एक एप्लीकेशन को चाहिए, 100,000 दूसरी एप्लीकेशन को चाहिए, 100,000 तीसरे को चाहिए। तो जब क्या नाम है 200 मिली सेकंड के बाद उस एप्लीकेशन की दोबारा बारी आती है, तो एप्लीकेशन बेचारे को फील ही नहीं होता है कि मुझे किसी ने मैंने किसी चीज़ को मिस भी किया, ठीक है। तो वो आपको सारे आपकी वीडियो अगर दो दो वीडियो या 3 वीडियो या 4 या 16 वीडियो आप चला लें पैरेलल में अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो 16 की 16 वीडियोस जो हैं वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कंटिन्यूस चल रही हैं। हालांकि कंप्यूटर एक वीडियो को एक दफ़ा चला रहा है, फिर उससे अगली को, फिर उससे अगली को, और 16 को इन्हीं के सीक्वेंस में चला रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ों के डीप डेप्थ में जाएँ, गहराई में जाएँ, तो आपको फिर ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। फिर आपको पता है आपके दिमाग में भी चीज़ें खुलना, जब दिमाग में चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी तो फिर खुद ही ये सारी चीज़ें मज़े की लगेंगी। ये चीज़ें बहरहाल जो कॉन्सेप्ट वाइज है, ये अगर आपको मज़े की लगना शुरू हो जाए तो फिर वो छोटी चीज़ें हैं, कंक्रीट यानी कि कोडिंग है या डेवलपमेंट है या चीज़, वो बहरहाल वो जो छोटी चीज़ें हैं वो आपको इन एनी केस इंटरेस्टिंग लगेंगी भी, और वो आपको करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलें